जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक इतिहास के एक सीरीज़ पर कार्य कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आज जो अपना टॉपिक है वो है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन और ये इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है, आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध मानने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। कब? क्या वो 1858 में, 1859 में, 1857 में या 1856 में? यानी सीधे सीधे अगर बात करें तो हमसे पूछा गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। प्रश्न इतना ही है, ये तो पूरा घुमा गोल गोल घुमाया। प्रश्न इतना समझिए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। तो थोड़ा इसके लिए हम लोग डिटेल में चलते हैं, क्योंकि अपने लेक्चर का मतलब ही होता है विस्तार से विश्लेषण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया? 1856 में। यानी यहाँ से अगर इसके आंसर की ओर चले जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1856। क्या हो जाएगा? 1856, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कह रहा है कि राजा राममोहन राय की ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? क्या वो द्वारिकानाथ टैगोर थे? क्या वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे? क्या रविंद्रनाथ टैगोर थे? या डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा थे? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि करना था। 1840 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, और वो प्रश्न क्या है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब किए थे? तो टैगोर ने कब किए थे? 1840 में। यहाँ से अपना आंसर क्या बन जाता है कि जो राजा राममोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किए? वो देवेंद्रनाथ ने किए थे, और इन्होंने ही तत्वबोधिनी नामक सभा का स्थापना किए थे। आगे की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने किया था? यानी 1852 में महिला सेवा मंडल का स्थापना किसने किया? सीधा सीधा ये पूछा गया है। क्या वो सावित्री बाई फुले थी? क्या वो एन ए बेसेंट थी? क्या वो सरोजनी नायडू थी? या रमाबाई रानाडे थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विश्लेषण। तो आप पाएंगे कि सावित्री बाई फुले महात्मा ज्योति फुले की पत्नी थी।
मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी कौन थी? सावित्रीबाई फुले। उन्होंने महिला के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में, कब? 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1854 में काव्य फूले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर कविता संग्रह को प्रकाशित किया। यानी इनके दो कविता संग्रह है। पहला कविता संग्रह है काव्य फूले। आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य फूले किसकी रचना है? तो ये रचना है सावित्रीबाई फुले की। और एक और रचना है क्या? 52 काशी सुबोध रत्नाकर, ये किसकी रचना है? तो ये भी सावित्रीबाई फुले की रचना है। और दोनों का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1854 में। साथ ही 1873 में उन्होंने पहला सत्य शोधक विवाह शुरू किया था। पहला सत्य शोधक विवाह कब हुआ था? 1873 में। और ये शुरू किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। यानी यहाँ से इस प्रश्न से भी एक प्रश्न बन गया है और वो क्या है? भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन कौन था? तो भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन, प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन, ईसाई मिशनरी संगठन, तो प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन जो था उसका नाम था श्रीरामपुर संगठन। क्या था? श्रीरामपुर संगठन, श्रीरामपुर मिशन ना, क्या था ये? श्रीरामपुर मिशन था। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी था श्रीरामपुर मिशन, इसका स्थापना किसने किया था? तो चलिए जरा हम लोग इसके डिस्कस की ओर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम केरी ने किया था। किसने किया था? विलियम केरी के द्वारा किया गया था। इस मिशन के द्वारा 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस और 1818 में कॉलेज की स्थापना की गई थी। यानी ये जो ईसाई मिशनरी, भारत की पहली ईसाई मिशनरी संगठन जो था वो क्या था? श्रीरामपुर मिशन। और इसके संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। कौन थे? विलियम कैरी। और इसके अंतर्गत पहला प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू किया गया था? 1800 ईस्वी में। और कॉलेज कब स्थापित किया गया? तो 1818 ईस्वी में। यह भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन था। यह भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन था। याद रखेंगे, भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन कौन हो गया? श्रीरामपुर मिशन। और इसके संस्थापक कौन थे? विलियम केरी। यानी डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। और दोस्तों इस प्रश्न को स्टार मत लगाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चंस पर 3 स्टार लगाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये रेलवे के इतना लोकप्रिय क्वेश्चन है। ये रेलवे का दामाद क्वेश्चन है। ये देखिए कितने बार पूछे गए हैं। ये रेलवे परीक्षा के दामाद क्वेश्चन है। इसको देखिए रेलवे ने कितने बार पूछा है। प्रश्न आप सुने ही होंगे, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? क्या वो 1884 था, 1748 था, 1784 था या 1848 था? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है 1784। क्या है? 1784। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है। और वो प्रश्न क्या बन सकता है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके संस्थापक कौन थे? का संस्थापक कौन था? कि संस्था का समझ इसको, का संस्थापक कौन था? कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स।
सर विलियम जोन्स ना। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स। कब किया था? 1784 में। ये प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। किस कॉलेज में? फोर्ट विलियम कॉलेज में। 20 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी अगर आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि बताइए, आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि जो ऐसे पूछ दे स्टेटमेंट बना करके, ऐसे पूछ दे, क्वेश्चन दे दे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में कौन सी कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। और ऑप्शन ए में दे दे, इसका स्थापना 20 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने किया था। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन ये दे दे, इसका स्थापना कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। सॉरी, फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। और तीसरा दे दे, इसका मुख्य उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना है, देना था। या और डी में दे दे, इनमें से सभी। डी में क्या दे दे? इनमें से सभी। तो अपना जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। यानी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में ये सभी स्टेटमेंट सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, आप बताएंगे। बताइए, कह रहा है कि 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसका संस्थापक कौन था? तो जस्ट हमने अभी पढ़ा था सर विलियम जोन्स। इसका संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 20
जनवरी 1784 को। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। कोलकाता में किस कॉलेज में हुआ था? तो कहेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज में ना, फोर्ट विलियम कॉलेज में इसका स्थापना हुआ था। यानी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी सीधे सीधा हमसे पूछ देता कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाता। आगे चलिए, कहता है कि डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या वो श्री अरबिंदो था? क्या स्वामी विवेकानंद थे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस थे? क्या स्वामी प्रभुपाद थे? तो इसके बारे में देखिए, नीचे दिया गया है कि श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे। यानी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? श्री रामकृष्ण परमहंस, और इसका उपनाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। यह एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने इन्हीं को आदर्श मानकर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों किए? स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को आदर्श मान करके कोलकाता में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। यानी यहाँ से जो अपना सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा श्री रामकृष्ण परमहंस। क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस। और ये रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। विवेकानंद के ये गुरु थे, और इन्हीं के सम्मान में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन का शुभारंभ किए थे या स्थापना किए थे। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए, प्रश्न कहता है कि 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? क्या वो अब्दुल गफ्फार खान थे? क्या वो भीमराव अंबेडकर थे? क्या वो महात्मा गांधी थे? या जवाहरलाल नेहरू थे? चलिए ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशंस की स्थापना 8 अगस्त 1830 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशंस का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 अगस्त 1930 को किया था। उन्होंने बहिष्कार हितकर्णी सभा का स्थापना 1923 में किए। यानी बहिष्कृत हितकर्णी सभा का संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लंदन में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। साथ ही इन्होंने संविधान के मसौदे समिति के अध्यक्ष भी बने थे। और संविधान के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर से संबंधित बहुत से इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इन्होंने सबसे पहले ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 में कहाँ किए थे? नागपुर में। दूसरी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना 1923 में की थी, यानी जस्ट इससे 7 साल पहले। उसके बाद 1932 में इन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता किए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और साथ ही संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ से अपना आंसर क्या होने वाला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आप लोग इसका जवाब दीजिए। बताइए,
इसका सही आंसर क्या होने वाला है? कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। क्या वो सती प्रथा था, शिशु हत्या था, बाल विवाह था या बहु विवाह था? तो चलिए ज़रा इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ ही लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान बाल विवाह के रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम समाज सुधारक हर विशाल शारदा के अथक प्रयास से पारित किया गया था। यानी इनके संस्थापक कौन था? हर विकास शारदा। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र की बालिका तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब जो शारदा नियम था इसमें बाल विवाह पर जोर दिया गया था, और अगर कोई बालिका है जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है तो वो उनका शादी करना अवैध माना जाएगा, और अगर कोई लड़का है जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसका शादी अवैध माना जाएगा। यानी यहाँ से जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बाल विवाह। क्या हो जाएगा? बाल विवाह। तो दोस्तों शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हम आज यहीं पर रखते हैं, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।